ईरान में विदेश मंत्री अराक्ची के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज दिख रहे हैं। हाँ, सच है ये। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बेरूत पर हमला मुझे पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी भी दी और सीरिया को हिजबुल्लाह को संभालने का सुझाव भी दिया है। सवाल ये उठता है कि इस डील से आखिर असली फायदा किसे हुआ है? ईरान मजबूत हुआ या कमजोर? क्या ट्रंप ने मध्य पूर्व में नया खेल शुरू कर दिया है या बस शांति का वो नाटक कर रहे हैं? आज इन्हीं पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए समझौते का ऐलान तो हो गया। इसे डिटेल में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ईरान के भीतर जो नाराजगी देखने को मिल रही है वो आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ईरान के अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां प्रदर्शनकारी ईरानी सरकार के वार्ताकारों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। समझौते को देश के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। दरअसल ईरान में विवाद इस बात को लेकर है कि अमेरिका के साथ होने वाली इस डील की कीमत क्या चुकानी होगी। ये एक बड़ा सवाल है। कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि युद्ध टालने और प्रतिबंधों से राहत पाने के बदले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक ताकत पर समझौता करना पड़ सकता है। ईरान में डील के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस डील को अमेरिका की जीत बता रहे हैं। आगे इस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, लेकिन ईरान में प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस डील में कौन झुका और किसे फायदा हुआ। तो चलिए आपको डील से जुड़ी कुछ अहम जानकारी देते हैं, बातों को बताते हैं। पूरी कहानी क्या है जरा वो समझिए। युद्ध के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट को ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जी हाँ, हम सब ने देखा कि कैसे हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने क्या अपनी चाल चली। हॉर्मूज पर टोल लगाने की बात ईरान की तरफ से कही गई, लेकिन अब डील के तहत वो हॉर्मूज को पूरी तरह से आवाजाही के लिए खोल देगा, जो सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए, सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी भी था। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से नेवल ब्लॉकेड हटाने की बात कही है और ये करना ही होगा, क्योंकि किस तरह से अमेरिका जो है वहाँ अड़ गया था वो भी हमने देखा। तो अब बंदरगाहों से नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। इसके साथ ही ईरान को उसकी फ्रीज संपत्तियों का एक छोटा सा हिस्सा वापस मिलेगा। हालांकि जो फ्रीज एसेट हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि 60 दिन की वार्ता भी चलेगी, केवल सिग्नेचर होने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद 60 डेज का कूलिंग पीरियड है, मतलब बातचीत होगी दोनों देशों के बीच। अमेरिका और ईरान के वार्ताकार जो है वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इस 60 दिन में कुछ भी हो सकता है। यानी एमओयू तो साइन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी 60 दिन रखा गया। तो आप समझिए कि जो फ्रीज संपत्ति है ईरान की, उसे धीरे धीरे करके खोला जाएगा। जब ये 60 दिन की बातचीत चल रही होगी, छोटा सा हिस्सा जो है वो पहले ही वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आर्थिक हालात ईरान के क्या है वो भी देख रहे हैं, कितनी बर्बादी वहां भी हुई है। अमेरिका ने बिना न्यूक्लियर डील किए सैंक्शंस में भी ढील देने की बात कही है। मतलब न्यूक्लियर पर तो बात होगी ही होगी, वो डील जब सामने आएगी, जब हस्ताक्षर होंगे तभी पता चलेगा कि यूरेनियम को लेकर और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या बातचीत हुई है, डील में क्या कुछ सिग्नेचर हुए। लेकिन सैंक्शन में भी ढील देने की बात कही गई है, जिससे कि ईरान को तत्काल आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ये पूरी तौर पर कंप्लायंस यानी ईरान की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ईरान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को हटाने, एनरिचमेंट सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी को स्वीकार करना पड़ सकता है। अमेरिका ने जीरो एनरिचमेंट या पूर्ण डिसमेंटलमेंट की मांग को अभी टाल दिया है, कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं कि आप एनरिचमेंट रखे ही ना, लेकिन अभी इस बात को टाला गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान युद्ध से पहले के अपने दावों से पीछे हट गया है। ईरान ने कहा था कि वो एनरिचमेंट का अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब उस पर भी ईरान मानता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में मौजूद उसकी प्रॉक्सी सेना है, लेकिन इस नई डील के तहत उसे हिजबुल्लाह जैसे अपनी प्रॉक्सीज के लिए लड़ना बंद करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने हर मोर्चे पर
पूर्ण युद्ध समाप्ति पर सहमति दे दी है। यानी हिजबुल्ला पर भी जो अटैक हो रहे थे इजराइल की तरफ से, सीरिया को पहले ही चेतावनी दे दी है, भाई समझाओ, हिजबुल्ला को कंट्रोल में करो, और इजराइल को भी चेता दिया है कि बेरूत पर हमला ये तो मान्य नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्ला जैसे प्रॉक्सी सेना के कमजोर होने का मतलब है ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए, साथ ही हूती विद्रोहियों और हिजबुल्ला जैसे संगठनों की मदद बंद करे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान का कहना है कि वो इस मामले पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 60 दिनों की बातचीत में ईरान पर इस मामले में दबाव बढ़ सकता है। 60 दिनों की बातचीत ये काफी अहम है, सिर्फ हस्ताक्षर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 जून को जो होने, ये 60 दिन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ईरान अमेरिका डील की सभी शर्तों पर गौर किया जाए तो ईरान झुकता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध और सैंक्शन से उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। हॉर्मूज खोलना, नेवल ब्लॉकेट हटवाना और न्यूक्लियर कंसेशंस उसके लिए मजबूरी बने हैं। लेकिन एक बात और माननी पड़े कि ट्रंप ईरान को सरेंडर कराने में नाकाम रहे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका में डील की खबर है, दूसरी तरफ इजराइल भी इस डील का विरोध कर रहा है। मतलब ईरान के भीतर तो विरोध हो ही रहा है, नारेबाजी हो ही रही है, इजराइल भी विरोध कर रहा है इस डील का। इस डील में सबसे बड़ी अड़चन जो है लेबनान है, जहां इजराइल की कार्रवाई अभी भी जारी है। किस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं लेबनान के ऊपर, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हमने दिखाया भी आपको। इसी बीच दक्षिणी लेबनान में वॉर कवर कर रहे एक रिपोर्टर पर ड्रोन अटैक की तस्वीर सामने आई। पत्रकार हादी ने दावा किया कि रिपोर्टिंग के दौरान एक इजरायली ड्रोन ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया, जिससे कि उन्हें 6 जगह चोट आई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त फ्रांस के शहर एवियन में मौजूद हैं। ईरान के साथ डील से गदगद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। अब उल्टा हो गया, इजराइल के साथ खड़े थे, अब इजराइल के रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कहा है कि डील से कुछ देर पहले लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। यानी जो ट्रंप को पसंद नहीं आए इजराइल अब वो ना करे, ऐसा ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्ला का मामला सीरिया को देखना चाहिए और इजराइल को इस मसले से बाहर निकल जाना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की सुपर 6 अहम स्टोरीज दिखा देते हैं आपको। G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं, जहां G7 शिखर सम्मेलन से इतर वो कई द्विपक्षीय बैठक में शिरकत करेंगे। पीएम ने पोस्ट करके लिखा है, वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर वार्ता के लिए उत्सुक। कल एवियन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर धर्मसेना और यूथ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उधर एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन राम मंदिर परिसर में जांच की है। उधर संदिग्ध टिन्नू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया है। उसकी पत्नी ने नवभारत से कहा कि टिन्नू को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एसआईटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सनातनियों को ठेस पहुंची। डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में सीएम योगी ने माफिया राज को खत्म करने को लेकर दिलचस्प वाकया सुनाया। सीएम योगी ने कहा कि माफिया का सफाया मेरा प्रिय विषय है। लखनऊ में एक माफिया ने एयरपोर्ट के पास की जमीन पर कब्जा कर लिया था। हमने वहां बुलडोजर भेजा तो माफिया ने तुरंत सरेंडर कर दिया और कहा कि पूरी जमीन सरकार को हैंडओवर कर रहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से अखिलेश यादव असहज महसूस कर रहे हैं। ओवैसी का नाम लिए बगैर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को लाभ पहुंचाने पहुंच जाते हैं। अखिलेश ने कहा, ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी लेकिन लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़े। ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे ने अब विधायकों की बैठक बुलाई है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने सांसदों से कहा, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पछतावा होगा। उधर एकनाथ शिंदे चुप्पी साधे हुए हैं तो संजय राउत ने कहा, जो पार्टी को तोड़ेगा उसे लोग जूते मारेंगे।
टीएमसी के बागी गुट की आज दिल्ली में चहलकदमी देखने को मिली। काकोली घोष और रचना बनर्जी ने बंगाल बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। रचना बनर्जी ने लोकसभा के महासचिव से मिलकर एक पत्र भी सौंपा है। उधर स्पीकर ने ममता गुट को मिलने के लिए बुलाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।